मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश कहानियों के किनारे। कड़वा तेल। इस कहानी के बाद आपकी बारी आएगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। शाह जी ने मेरे हाथ से तिलहन का थैला लेकर कोल्हू के पास रख दिया। ठीक है, मैं दरवाजे के पास पड़े एक स्टूल पर बैठ गया। कोल्हू किसी पायदार लकड़ी का बना था और कमरे के बीचों बीच कच्चे फर्श में बड़ी कारीगरी और मजबूती के साथ गड़ा था। कोल्हू की पकी हुई पायदार लकड़ी तेल पीकर और भी पक गई थी और किसी स्याही आमेज सुर्ख पत्थर की तरह दमक रही थी। उसका मुंह ओखली की तरह खुला हुआ था। मुंह के अंदर से ऊपर की जानिब मूसल की मानिंद एक गोल मटोल डंडा निकला हुआ था, जिसके ऊपरी सिरे से जुए का एक सिरा जुड़ा था। जुए का दूसरा सिरा बैल के कंधे से बंधा था, जिसे बैल खींचता हुआ एक दायरे में घूम रहा था। बैल जिस दायरे में घूम रहा था, उस दायरे का फर्श दबा हुआ था। कमरे के बाकी फर्श के मुकाबले में उस हिस्से की जमीन की सतह नीची हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई बड़ा सा पहिया रखकर जोर से दबा दिया गया। कोल्हू के मुंह में ऊपर तक सरसों के दाने भरे थे। दानों के बीच मूसलनुमा डंडा मुसलसल घूम रहा था और इस अमल में उसका दबाव चारों तरफ के दानों पर पड़ रहा था। दाने डंडे के दबाव से दबकर चिपटे होते जा रहे थे। दबे और कुचले हुए दानों का तेल अंदर ही अंदर नीचे जाकर कोल्हू के निचले सिरे में बने एक बारीक सुराख के जरिए बूंद बूंद टपक कर एक मटमैले से बर्तन में जमा हो रहा था। बर्तन में जमा ताजा तेल ऐसा लगता था जैसे बैल की पिघली हुई चर्बी हो या जैसे सोना पिघलाकर डाल दिया गया हो। तेल की चमक देखकर मेरी आंखों में चमकते हुए चेहरे, मालिश शुदा आज़ा, गठे हुए जिस्म, कसे हुए पुट्ठे, चिकनी जिल्दें, दमकती हुई लाठियां और जंग से महफूज मशीनों के पुर्जे चमचमाने लगे। मजबूत और चमकदार जिस्मों के साथ सेहतमंद दिमाग और उन दिमागों के ताबदार कारनामे भी उस तेल में तैरने लगे। तेल के बर्तन से निगाहें निकली तो कोल्हू में जूते बैल की जानिब मबजूल हो गई। बैल ऊपर से नीचे और आगे से पीछे तक पटका हुआ था। पुट्ठा पिचक गया था। पेट दोनों तरफ से धंस गया था। पीठ बैठ गई थी। गोश्त सूख गया था। हड्डियां बाहर निकल आई थी। कद भिजा हुआ था। गर्दन से लेकर पुट्ठे तक पूरा जिस्म चाबुक के निशान से अटा पड़ा था। जगह जगह से खाल उधड़ गई थी। बाल नुचे हुए थे। गर्दन की जिल्द रगड़ खाकर छिल गई थी। दोनों सींगों की नोकें टूटी हुई थी। कानों के अंदर और बाहर जिलखोर कीड़े जिल्द से चिमटे पड़े थे। पिछला हिस्सा पैरों तक गोबर में सना हुआ था। दुम भी मैल में लिपटी पड़ी थी। दुम के बाल बैल के चेहरे में लथपथ होकर लट बन गए थे। पिछले एक पांव से खून भी रिस रहा था। बैल की आंखों पर पट्टियां बंधी थी। नाक में नकेल पड़ी थी। मुंह पर जाप चढ़ा हुआ था। बैल एक मखसूस रफ्तार से दायरे में घूम रहा था। पांव रखने में वो काफी एहतियात बरत रहा था। घेरे की दबी हुई जमीन पर उसके पैर इस तरह पड़ रहे थे जैसे एक एक कदम की जगह मुकर्रर हो। नहायत नाप तोल और संभल कर पांव रखने के बावजूद कभी कभार वो लड़खड़ा पड़ता और उसकी रफ्तार में कमी आ जाती तो शाह जी के हाथ का सोंटा लहराकर उसकी पीठ पर जा पड़ता और वो अपनी तिलमिलाहट और लड़खड़ाहट दोनों पर तेजी से काबू पाकर अपनी राह पकड़ लेता। सोटा इस जोर से पड़ता कि सड़ाक की आवाज देर तक कमरे में गूंजती रहती। कभी कभी तो मेरी पीठ भी सहम जाती। बैल को एक मरकज पर लगातार घूमते हुए देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया और मेरी निगाहें रिस्ट वॉच पर मरकूज हो गई। एक चक्कर में 30 सेकंड मैंने घड़ी की सुइयों के हिसाब से चक्करों को गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चक्कर
5 मिनट 4 सेकंड में, गोया औसतन फी चक्कर 30 सेकंड। शाह जी, ये बैल कितने घंटे कोलू खींचता होगा? यही कोई 12-13 घंटे। क्यों? यूं ही पूछ लिया। मुख्तसर सा जवाब देकर मैं 12 घंटों में पूरे किए गए चक्करों का हिसाब लगाने लगा। 5 मिनट में 10 चक्कर तो 1 घंटे में 120 चक्कर, और 12 घंटे में 120 × 12 बराबर 1440 चक्कर। अचानक मेरी निगाहें उस घेरे को घूरने लगी जिसमें बैल घूम रहा था। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 मेरे आगे दायरे की लंबाई खिंच गई। बैल एक चक्कर में तकरीबन 40 फीट की दूरी तय करता है। 40 × 1440 बराबर 57,100 फीट। 57,600 फीट मतलब 17.25 किलोमीटर। गोया एक दिन में 17.25 किलोमीटर। अगर बैल कमरे से बाहर निकले तो रोजाना कमरा फैलकर मैदान में तब्दील हो गया। दूर दूर तक फैले हुए मैदान में खुली फजाएं जलवा दिखाने लगी। सूरज की शुआएं चमचमाने लगी। तमाम समतें नजर आने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगी। चारों तरफ सब्ज़ार उगाए। खेत हरे हो गए। सब्जे लहलहाने लगे। पौधे लहराने लगे। शाखें हिलने लगी। सब्ज़ारों के बीच पानी के सोते, नदी, नाले, तालाब और चश्मे झिलमिलाने लगे। यकाएक बैल के कंधे से जुआ उतर गया। उसकी आंखों से पट्टियां खुल गईं। मुंह से जाब हट गया। बैल खुली और रोशन फजा में हरी भरी धरती के ऊपर बेफिक्री और आजादी के साथ घूमने फिरने लगा। सब्जों को देखकर उसकी आंखों में हरियाली भर गई। उसका चेहरा चमक उठा। वो मुख्तलिफ समतों में बेरोक टोक घूमता, मनपसंद सब्ज, ताज़ा, नर्म, मुलायम पौधों, पत्तों और मखमली घास को चरता, चबाता, जुगाली करता, नदी, नालों और चश्मों से पानी पीता, तमाम समतों की जानिब देखता, मैदान की वसअतों को आंखों में भरता, झूमता हुआ काफी दूर निकल गया। सड़क सोटे की चोट पर जहन झंझना उठा। फैली हुई सरसब्ज धरती मेरी आंखों से निकल गई। बैल कोलू खींचने लगा। उसकी आंखों की पट्टियां लहराने लगी। लहराती हुई पट्टियां मेरी आंखों पर बंध गई। बैल के कंधे पर बंधा जुआ, उसकी नाक में पड़ी नकेल, घूमता हुआ कोलू, कुचलते हुए सरसों के दाने, दानों से बना खल, बर्तन में जमा तेल, तेल के पास खड़ा शाहजी, सब कुछ मेरी आंखों से छुप गया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरा मेरे अंदर तक घुलता चला गया। मुझे हौल उठने लगा। मेरा दम घुटने लगा। बेचैन होकर मैंने अपनी आंखों से पट्टियां झटक दी। शाहजी, एक बात पूछूं? पूछिए। बैल की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? इसलिए कि खुली आंखों से एक जगह पर लगातार घूमते रहने से इससे चक्कर आ सकता है। और एक लफ्ज़ में अपने बचपन में पहुंच गया, जहां हम कभी खुली और कभी बंद आंखों से खलियान के वस्त में गड़े खंबे के चारों तरफ चक्कर लगाने का खेल खेला करते थे और खुली आंखों से घूमते वक्त अक्सर चक्कर खाकर गिर पड़ते थे। शाहजी वैसा नहीं है जैसा कि मेरे जहन ने उसकी तस्वीर बना ली है। शाहजी को कम से कम बैल की तकलीफ का एहसास जरूर है। तस्वीर कदरे साफ हो गई। और इसे चक्कर आने का मतलब है मेरा घन चक्कर। मतलब दूसरा जुमला सुनकर मैं चौंक पड़ा। मतलब ये कि मैं घन चक्कर में पड़ जाऊंगा। ये बार बार चक्कर खाकर गिरेगा तो काम कम होगा और कम काम होगा तो हमारा नुकसान होगा। शाह जी की तस्वीर से जो स्याह परत उतरी थी दोबारा चढ़ गई। मुझे उनके घन चक्कर में कुछ और भी चक्कर महसूस होने लगा। कई और बातें मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगी। कोलू के मुंह में पड़े सरसों के दाने मेरे करीब आ गए। आंखों पर पट्टी बांधने की वजह यह भी हो सकती है कि कहीं बैल उन दानों में मुंह न मार ले और शाह जी को अपने पास से हरजाना भरना पड़ जाए। कोलू का दायरा भी मेरे नजदीक सरक आया। ये भी तो हो सकता है कि कहीं बैल को ये एहसास न हो जाए कि वो बरसों से एक ही जगह पर सुबह से शाम तक घूमता रहता है और इस एहसास के साथ ही वो बगावत पर उतर आए, जुआ तोड़कर भाग निकले और ये भी कि उसे खल और तेल ना दिख जाए। सरसों के ज्यादातर दाने कुचलकर खल में तब्दील हो चुके थे। बर्तन में काफी सारा तेल जमा हो गया था। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, शाह जी ये खल तो इसे ही खिलाते होंगे। नहीं, इसे क्यों खिलाएंगे? ये कोई गाड़ी थोड़े खींचता है। खल तो उसे देते हैं जो गाड़ी खींचता है या हल जोतता है। मेरी नजर एक बार फिर बैल के ऊपर मरकूज हो गई। धंसी हुई कोख,
पिचका हुआ पुट्ठा, दबी हुई पीठ और उभरी हुई हड्डियां मेरी आंखों में चुभने लगी। शाह जी, ये बैल तो काफी कमजोर और बूढ़ा दिखता है, इसे रिटायर्ड क्यों नहीं कर देते? नहीं बाबू साहब, इसकी बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है, अभी तो ये बरसों खींच सकता है, फिर ये सधा हुआ है, अपने काम से अच्छी तरह वाकिफ है। इसकी जगह जवान बैल जोतने में काफी दिक्कत होगी। जवान बैल खींचेगा कम, बितकेगा ज्यादा, इसलिए फिलहाल यही ठीक है। मेरी निगाहें बैल की रफ्तार की तरफ मबजूल हो गई। बूढ़ा बैल वाकई सधा हुआ था, एक मुतवाजिन रफ्तार से कोलू खींच रहा था। उसके पांव नपे तुले पड़ रहे थे, कदम घेरे से बाहर शायद ही कभी निकलता था। लगता था उसकी बंद आंखें शाह जी के सोटे को देख रही थी। वैसे एक बछड़े को तैयार कर रहा हूं, कभी कभी उसे जोतता हूं, मगर पट्ठा अभी पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने देता। कंधे पर जुआ रखते वक्त बड़ा ऊधम मचाता है। आंख पर आसानी से पट्टी भी बांधने नहीं देता। सर झटकता है, मगर धीरे धीरे काबू में आ ही जाएगा। मेरी आंखों में बछड़ा आकर खड़ा हो गया। लंबा चौड़ा डील डोल, भरा भरा छरेरा बदन, उठा हुआ पुट्ठा, ऊंचा कद, तनी हुई चिकनी खाल, चमकते हुए साफ सुथरे बाल, फुर्तीले पांव। बछड़े का कसा हुआ पुरकशिश जिस्म मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मेरी निगाहें उसके एक एक अंग पर ठहरने लगी। अचानक बछड़े का डील डोल बिगड़ गया, कद दब गया, पेट धंस गया, पुट्ठा पिचक गया, पीठ बैठ गई, हड्डियां निकल आईं, खाल दागदार हो गई, पैरों की चमड़ी छिल गई, बालों की चमक खो गई, बदन गोबर में सन गया। मेरे जी में आया कि मैं कमरे से बाहर जाऊं और बछड़े की रस्सी खोल दूं। ये भी जी में आया कि और नहीं तो आगे बढ़कर बैल की आंखों की पट्टी ही नोच दूं, मगर मैं अपनी घानी का तेल निकलने के इंतजार में अपनी जगह पर चुपचाप बैठा, कभी बैल कभी कोलू के सुराग से निकलते हुए तेल को देखता रहा और बीच बीच में सड़ाक सड़ाक की गूंज सुनता रहा।